हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग बी एच यू पीईटी केमिस्ट्री 2021 पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने करीब 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। उस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है? इट ऑपरेट्स थ्रू स्पेस, इट्स रेंज इज लिमिटेड टू वन बॉन्ड, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग दो टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट कैसा है? सपोज ये आपके पास एक CH2 ग्रुप है, ठीक है, या फिर एक CH3 ग्रुप है, इसके साथ अटैच्ड एक और CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करता है, ये इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर एज ए प्लस आई ग्रुप एक्ट करता है, ये वाला CH3 ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, सपोज यहाँ पर है हम लोग के पास CH3Cl। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है ना। कार्बन के ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव। तो क्लोरीन इसके तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोनों ही केस में आप क्या देख रहे हैं, क्या ये स्पेस के थ्रू ऑपरेट कर रहा है? नहीं, ये बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। अच्छा, और क्या ये एक बॉन्ड तक लिमिटेड है? चलिए इसे हम लोग बाद में देखते हैं। पहली बात तो ये स्पेस के थ्रू ऑपरेट नहीं करता है, ये बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। स्पेस के थ्रू कौन ऑपरेट करता है? उसे हम लोग कहते हैं फील्ड इफेक्ट। क्या कहते हैं उसे हम लोग? फील्ड इफेक्ट। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड या फिर इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं आपको अच्छे से एक और बार बता देता हूं कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट करता है, कौन सा पाई बॉन्ड से ऑपरेट करता है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट और पाई बॉन्ड से ऑपरेट करता है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पर लिखा हूं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक है, तो ये Cl में क्या दिखेगा आपको, इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव डैश, इस पर आएगा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव डैश, इस पर आएगा डेल्टा 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 पॉजिटिव डैश। यानी कि ये जो टोटल है, ठीक है, क्या है, डेल्टा डैश प्लस डेल्टा डेल्टा डैश प्लस डेल्टा 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 डैश, इट इज समवॉट इक्वल्स टू प्लस डेल्टा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस कार्बनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला कार्बन है उससे ये बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा। ठीक है, तब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब ये इस वाले से विड्रॉ करेगा, तो ये थोड़ा सा कम विड्रॉ करेगा। फिर इसके ऊपर भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो ये इस वाले से विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के साथ साथ ये डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक बॉन्ड तक तो सीमित नहीं है, ये देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड्स तक जाता है। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड से ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इसमें देखिए मेसोमेरिक में इसमें भी क्या होता है, एक प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है। ठीक है, प्लस एम या माइनस एम, और दोनों ही केस में ये पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। कैसे, देखिए मैं आपको एक
प्लस एम का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये है आपके पास CH3 C डबल बॉन्डो बॉन्ड, यहाँ पर है आपके पास मे बी एक OCH3 ग्रुप है, ठीक है, सपोज कीजिए। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा और ये यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये होता है प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर OCH3 ग्रुप एज ए प्लस एम एक्ट कर रहा है। तो ये ऑपरेट करता है थ्रू पाई बॉन्ड और इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम लोग अपना स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो ऑपरेट थ्रू स्पेस तो नहीं होगा, वो तो फील्ड इफेक्ट है। ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड भी नहीं होगा, ये तो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है। ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और लिमिटेड टू वन बॉन्ड, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये हम लोग का सही आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें क्या पूछ रहा है, स्पीसीज हैविंग हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी is the strongest acid. Species having lowest positive charge density is the strongest base, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, एक में बोला गया है कि उसके पास है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और दूसरे में क्या बोला गया है, इट हैज लोएस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसे हम लोग बता सकते हैं एज मतलब कि हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया B माइनस, है ना। तो ये हम लोग पढ़े थे क्या ब्रोंशेड एसिड में, कि एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे लुईस थ्योरी में, ठीक है, कि एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर पाए, और बेस वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाए, ठीक है। ये हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर क्या है, यदि ए के ऊपर हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। तो यदि ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यदि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, यदि बेस के पास, ठीक है, यदि उसके पास लोएस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हुआ, यानी कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, यानी कि हम लोग उसे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के तौर पर भी बता सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके कंपैरिजन में यदि इसके पास लो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, है ना। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छे से कर पाएगा इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज 40 किलोजूल पर मोल if the heat change, that is delta H of the reaction is 30 kilojoule, activation energy of the reverse reaction is, ठीक है। देखिए, इसको आप ना यदि डायग्राम से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। ठीक है, मैं आपको इसे डायग्राम से बताता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर है हम लोग के पास एनर्जी, इधर है हम लोग के पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये बोला गया है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
अच्छा, ये आप सभी को पता होगा क्या कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कैसे देखते हैं। यदि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यदि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे गया, तो ये आपके पास हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये हम लोग के पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो सपोज हम लोग रिएक्टेंट को इधर लेते हैं, ठीक है, और ये बन गया हम लोग का प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी, ये बन गया हम लोग का प्रोडक्ट। अब इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी है 40 किलो जूल, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। हम लोग कैसे देखेंगे रिएक्टेंट से और एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर है हम लोग के पास एक्साइटेड स्टेट, या फिर इसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, जो भी आपको नाम देना है दीजिए। वहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, विच इज इक्वल्स टू 40 किलो जूल पर मोल, 40 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब देखिए, अब क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर हीट रिलीज होगा, और वो कितना है देखिए, ठीक है, वो हीट कितना है देखिए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -30, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। और क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो ये माइनस उसके लिए डिनोट करता है कि ये नीचे है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से माइनस को हटा देंगे, ठीक है। तो ये है 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं हम लोग, 30 किलो जूल पर मोल। तो अब हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ये पूछा है कि हम लोग को यदि इसका रिवर्स रिएक्शन करना है, इसका रिवर्स रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, ये प्रोडक्ट से उठ करके ये चला जाएगा आपका ये रिएक्टेंट तक। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी आप अच्छे से देखेंगे तो देखिए ये रिएक्शन आपको कैसे दिख रहा होगा, है ना, ये रिएक्शन आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये पूरा का पूरा होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो इसमें देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, डेल्टा एच था। तो ये जो पूरा जो हम लोग का रिएक्शन होगा, न्यू वाला रिएक्शन, उसमें जो हम लोग का ये सॉरी उसमें जो हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी होगा, लेट इट बी EA2, दिस विल बी इक्वल्स टू EA प्लस डेल्टा एच, है ना। आप इस बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर ये जो डेल्टा एच था ये नेगेटिव इसलिए था क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव था। तो ये जो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उसका क्या होगा आंसर, उसका एक्टिवेशन एनर्जी होगा 40 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 70 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे करके विजुअलाइज करना होगा, तभी ये क्वेश्चन एकदम फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास 70 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 70 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व करवा देता, लेकिन इसमें ना एक वैल्यू नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया था, लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ, देखिए यहाँ पर HCl है, DCl है, D2 है, HD है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, मगर यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 ही वैल्यूज है, तो इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूँ। यदि आपके पास इसके बाकी वैल्यूज आते हैं तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया देखिए, इन अ क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इंक्रीजिंग द फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज would decrease band broadening and longitudinal diffusion will be less
which reduces the term, मतलब which reduces the B term in van Demeter equation। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये तो एक असर्शन बेस्ड रीजन है। ठीक है, ये एक असर्शन रीजन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, तो देखिए, जब भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी वगैरह करते हैं, है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग उसमें पीक वगैरह देखते हैं। ठीक है, ऐसा या तो पीक इतना ब्रॉड आएगा या तो पीक इतना स्मॉल आएगा। ये पीक क्या दर्शाता है कि कितना हम लोग को अमाउंट मिला अपने एनालाइट का। ठीक है, यदि सपोज कीजिए कि हम लोग ये जो हम लोग का मोबाइल फेज है ना, ये हम लोग का सपोज कीजिए कि कॉलम है। यदि हम लोग इसमें से जल्दी जल्दी से या फिर ज़्यादा स्पीड से मोबाइल फेज को फ्लो करवाएंगे, तो फिर हम लोग का जो एनालाइट है वो भी फटाक से निकल जाएगा। और यदि हम लोग इसे स्लोली ऐड करते रहेंगे तो फिर हम लोग का एनालाइट को भी बहुत टाइम लगेगा निकलने के लिए। तो यदि उसको बहुत टाइम लगेगा तो फिर ये पीक भी बहुत ब्रॉड आएगा। ठीक है, मगर यदि हम लोग इसे जल्दी जल्दी करके यदि हम लोग उसका फ्लो रेट को बढ़ा देते हैं, मोबाइल फेस का उसका वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, तो फिर ये जो पीक आएगा ये बहुत ही नैरो पीक आएगा। ठीक है, ये बहुत ही नैरो पीक आएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए ट्रू है। अच्छा, सेकंड क्या है, वैन डीमीटर इक्वेशन। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप इस इक्वेशन को भी अच्छे से पढ़ लेना, इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम स्पीड भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वैन डीमीटर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एच ई टी पी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी म्यू प्लस सी म्यू। ठीक है, जहाँ जहाँ पर, ठीक है, ये यू है, जहाँ पर एच ई टी पी क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ द कॉलम। ठीक है, इस कॉलम का रिजॉल्विंग पावर है। ए क्या है, ये एक एडी डिफ्यूजन पैरामीटर है, कुछ पैरामीटर है समझ लीजिए। बी क्या है, बी होता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ठीक है, बी होता है हम लोग के पास डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। और U क्या होता है, स्पीड होता है। और C क्या होता है हम लोग के पास, रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ एनालाइट बिटवीन मोबाइल फेज एंड कैपिलरी फेज एंड स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि हम लोग मतलब यदि लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन लेस होगा तो उससे क्या होगा, ये बी टर्म भी लेस हो जाएगा। ठीक है, यदि लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन लेस होता है तो फिर ये बी टर्म भी लेस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या बताया गया है आपको, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, एम क्लोरोबेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन पी क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग को इनका स्ट्रक्चर पता होना है। एम मतलब मेटा, पी मतलब पैरा। ठीक है, बेंजोइक एसिड, पहले तो हम लोग बेंजोइक एसिड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर है हम लोग का एक और बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसमें बताया गया कि इसमें मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है एम क्लोरो, इसमें पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है पी क्लोरो। अच्छा, जब भी हम लोग को ऐसे एसिडिटी वगैरह कंपेयर करना होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम लोग लॉस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर इसका स्टेबिलिटी देखेंगे कि कितना स्टेबल बनता है ना। देखिए, यहाँ से आपको क्या दिखने वाला है, यहाँ पर आपके पास आएगा COO माइनस। ठीक है, इसका मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर भी आपके पास है COO माइनस, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है। ठीक है,
अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्लोरीन है ये क्या क्या इफेक्ट शो करेगा। यदि ये ऑर्थो और मेटा पोजिशन, यदि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर है तो फिर ये क्या क्या इफेक्ट शो करेगा। ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, या फिर ये प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है क्योंकि क्लोरीन तीनों के तीनों करता है, ठीक है, माइनस आई, माइनस एम और प्लस एम। ठीक है, हम लोग यहाँ पर माइनस एम को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो प्लस एम दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्लस एम कैसे शो करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, और यदि ये मेटा पोजिशन में हुआ तब ये क्या शो करेगा, ओनली माइनस एम, सॉरी ओनली प्लस एम शो करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये प्लस एम कैसे शो करता है, एक एग्जांपल लेकर आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये हम लोग के पास CH3 CO, ये Cl। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, क्लोरीन के पास है प्रेजेंट लोन पेयर, ये लोन पेयर को यहाँ पर देगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, और ये माइनस एम इफेक्ट कैसे शो करता, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पर फॉर्म होता और ये क्लोरीन इसको अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता। ठीक है, ऐसे करके ये माइनस एम भी शो कर सकता है और ये माइनस आई भी शो करेगा क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो इन एम क्लोरोबेंजोइक एसिड बोथ माइनस आई एंड प्लस एम इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ऑपरेट। ठीक है, इन एम क्लोरोबेंजोइक एसिड बोथ माइनस आई एंड प्लस एम, मतलब मेटा पोजिशन में बोथ माइनस एम और बोथ माइनस आई और प्लस एम होता है क्या, नहीं, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड में ओनली माइनस आई होगा। ठीक है, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड में ओनली माइनस आई होगा और पैरा में माइनस आई भी होगा एंड प्लस एम भी होगा। ठीक है, इसमें बोथ होता है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया, बट ओनली पी आइसोमर, बट इन पी आइसोमर ओनली प्लस एम इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ऑपरेट्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि मेटा पोजिशन में कभी भी मेसोमेरिक नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ये हो सकता है स्टेटमेंट 2 इज, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स तो ये तो नहीं होगा, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स तो ये तो नहीं होगा, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो बस इसी से हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग का आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये वाला ना कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, अब इस एसिडिटी बेसिसिटी कंपेयर करने से अच्छा आप इसमें चले जाइए। अब देखिए इसका एसिडिटी बेसिसिटी का क्या रीजन है, एसिडिटी, ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, यदि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I effect minus M effect and inversely proportional to plus I effect plus M effect plus H effect। यहाँ पर भी आप माइनस H इफेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, H है हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, तो और ये क्यों प्लस M से क्यों ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि देखिए प्लस M में क्या होगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देता है और यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि जब देखिए एक तो आपको पता होगा क्या, स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड। ठीक है, सपोज ये हम लोग के पास एक एसिड है Ha, इसमें से हम लोग प्रोटॉन को लॉस कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग के पास बन रहा है A-। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं आपको लिख के बताता हूँ, उस स्टेटमेंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल स्टेटमेंट था, दैट इज, ठीक है, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, मोर स्टेबल यानी कि लेस बेसिक, more stable the conjugate base, stronger the acid, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है HCl।
HCl से यदि आप H+ को हटा देते हैं तो यहाँ पर Cl- बनेगा। ये है इसका एसिड, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। तो आपको सभी को पता है कि Cl- इज स्टेबल, क्योंकि Cl- स्टेबल है, Cl- एक वीक बेस है और इसीलिए HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इससे हम लोग को कंपैरिजन करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यदि इसमें +m इफेक्ट होता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये लेस एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये तब मोर बेसिक हो जाएगा। और यदि हम लोग -I, -m वगैरह, -H वगैरह लेंगे तो वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। इसीलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि तब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल -I है, लेकिन इसमें -I के साथ साथ +m है, ठीक है। ऊपर से ये पैरा पोजीशन पर है, यानी कि इसमें -I जो है बहुत ही कम है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर से +m भी है, इसीलिए ये आपके पास आ जाएगा लेस एसिडिक, ये आपके पास होगा लेस एसिडिक, और ये आपके पास होगा मोर एसिडिक, ये आपके पास होगा मोर एसिडिक, ठीक है। तो मेटा वाला इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन पी क्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बल्कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबिलिटी ऑफ SO4 2- ion in water at 25 डिग्री सेल्सियस इज, उसका वैल्यू दिया हुआ है ना, 8.29 इंटू 10⁸ ठीक है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। इट्स इफेक्टिव रेडियस इज, मतलब इसका इफेक्टिव रेडियस पूछा गया है। इसका इफेक्टिव रेडियस हम लोग कैसे बोलेंगे वो हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये मैंने मतलब अटेम्प्ट नहीं करा हुआ था एग्जाम में, क्योंकि ये मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो एग्जाम में स्ट्रेटेजी आपको यही अपनाना है कि जो भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे उसे आप लास्ट के लिए छोड़ देना। यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बहुत ढूंढा हूँ, फिर मुझे एक रिलेशन मिला है, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको बताया गया है मोबिलिटी ऑफ आयन, ठीक है, आयन का मोबिलिटी यानी कि म्यू, और आपको क्या ढूंढना है आर। साथ में आपको क्या बताया गया है, एक है ये ईटा, ईटा यानी कि विस्कोसिटी, ठीक है। आपको ये बताया गया, यानी कि आपको इस म्यू और इस आर के बीच में आपको एक रिलेशन ढूंढना है, ठीक है, जो कि मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है, ठीक है, देखिए ये सब आता है आपके पास विस्कोसिटी से, ठीक है, विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ, ठीक है। ये विस्कोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, फिर ठीक है, फिर फोर्सेस और भी कुछ कुछ फोर्सेस लगते हैं, स्टोक्स लॉ वगैरह लगता है, ठीक है। वो सब कुछ जब आप कंबाइन कर देंगे तब आपके पास एक रिलेशन निकल करके आएगा, जो कि है म्यू इज इक्वल्स टू ई जेड डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर, जहां पर म्यू क्या है आपके पास, मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, ये क्या है आपके पास, मोबिलिटी ऑफ आयंस। ई क्या है आपके पास, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज। जेड क्या है आपके पास, ये है आपके पास नंबर ऑफ आयन चार्ज, ठीक है, ये है आपके पास नंबर ऑफ आयन चार्ज, ठीक है। अच्छा, 6 और पाई पता है। ईटा क्या है आपके पास, ये है आपके पास विस्कोसिटी, ठीक है, ये है आपके पास जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होता है, विस्कोसिटी। आर क्या है आपके पास, रेडियस, ठीक है। अब हम लोग इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब आप देखेंगे
तो आपको आर का वैल्यू क्या मिलने वाला है, आर का वैल्यू आपको मिलेगा EZ डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा म्यू। ठीक है, अब हम लोग इसको वैल्यूज बैठाते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है यानी एलिमेंट्री चार्ज है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास 1.6 अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इनटू में z क्या है, z में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है वो है 2 नेगेटिव, और इस पर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो है 2 डिवाइडेड बाई, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डिवाइडेड बाई 6 इंटू पाई, पाई यानी कि आप करीब 3.14 ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई ईटा, ईटा कितना दिया है हम लोग के पास 1 मिली पास्कल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई क्या है हम लोग के पास अपना म्यू। ठीक है, जो कि है 8.29 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी सॉरी मीटर स्क्वायर वी इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग को इन यूनिट्स में इन्हें कन्वर्ट करना होगा, कूलम को इस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, पास्कल को इस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए, है ना, क्योंकि आर जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग को किस में चाहिए, मीटर्स के टर्म्स में यानी कि नैनोमीटर्स के टर्म्स में। ठीक है, इसका जब हम लोग और अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कूलम के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, जूल वॉल्यूम इनवर्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे हम लोग 6 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, अच्छा मिली पास्कल, मिली पास्कल यानी कि मिली पास्कल है, यानी कि इसे हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। अच्छा, पास्कल को हम लोग क्या लिखेंगे, जूल मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, m⁻³ और सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई हम लोग क्या करेंगे 8.29 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर वी इनवर्स एस इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग को इसमें देखना है कि कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से वी इनवर्स, यहाँ से वी इनवर्स कैंसिल आउट, एस और एस इनवर्स कैंसिल आउट। ठीक है, जूल्स और जूल्स कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए m स्क्वायर है, यहाँ पर m⁻³ है, तो यहाँ पर ओवरऑल आपके पास बच रहा है m⁻⁻1। वो जब ऊपर में चला जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा m, जो कि हम लोग को चाहिए। ठीक है, अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा, देखिए मैंने सॉल्व करा हुआ है आप लोगों के लिए, वो आपके पास आएगा 2.0478 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसी को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 2.05 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसको हम लोग लिखेंगे तो 2.05 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब ये 10⁻⁻10 को हम लोग लिखे 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻9, और 10⁻⁻9 मीटर क्या हो जाता है 1 नैनोमीटर हो जाता है। तो इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.205 नैनोमीटर, जो कि हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि आपको ये रिलेशन पता होना था। ठीक है, ये रिलेशन आपको एक बार पता हो गया तब तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये रिलेशन आपको पता होना मैंडेटरी है इसके लिए। ठीक है, और यदि आपको ये नहीं पता तो आप कुछ भी करके इस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जहां पर आप ये सब देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, रेजोनेंस चेक करना है। ठीक है, यानी कि यदि सपोज ये कार्बोकैटायन किसी एक कार्बन पर प्रेजेंट है तब वो लीस्ट स्टेबल होगा, जितना ज्यादा उसमें आपको रेजोनेंस दिखेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपको उसमें रेजोनेंस दिखेगा उतना ही उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा।
उतना ही उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला में देखते हैं। यहाँ पर क्या इसके पास कोई रेजोनेंस है? नहीं। ये यहाँ पर आएगा तब भी कुछ नहीं होगा, या फिर ये यहाँ पर आएगा तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। अच्छा, इस पर देखिए, हाँ इस पर देखिए रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। देखिए इस पर देखिए रेजोनेंस होगा एक। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ये फिर यहाँ पर आ जाएगा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉसिबल है। अच्छा, इसमें देखिए ये तो मतलब मोस्ट अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड यानी कि sp2, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना मतलब हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड या चाहे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए, इसमें देखिए एक रेजोनेंस ये पॉसिबल है। तो ये कैसा होगा? देखिए अच्छे से, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये एल्कीन है। फर्दर इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सॉरी इसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल, है ना, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी, है ना। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज कभी तो इस कार्बन पर है, कभी तो इस कार्बन पर है, कभी तो इस कार्बन पर है। ये तीन कार्बन पर ये अपना पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज किया हुआ है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकिए। सपोज आपके ऊपर एक कोई अब पत्थर रख दिया है। ठीक है, ये सपोज आप है, आपके ऊपर एक किसी ने पत्थर रख दिया बहुत बड़ा। अब आप क्या करते हैं, एक बार आप उसे अपने एक दोस्त को देते हैं, वो रखता है, फिर एक बार अपने आपके एक दूसरे दोस्त को देते हैं, वो रखता है। तो यदि आप इसको मतलब तीन लोग मिलकर बांट कर लेंगे तो आपके ऊपर कम प्रेशर होगा रादर देन आप अकेले लेंगे, या फिर रादर देन आप किसी एक के साथ ही बस शेयर करेंगे, है ना। तो जितना आप शेयर करते रहेंगे उतना ही आपके ऊपर से ये बोझ कम होता जाएगा। और इसमें यदि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यानी कि आपका हाथ पैर कुछ नहीं है, बस आपके सर पर ये डाल दिया गया है, ये और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट, ये वाला इक्वेशन किसको डिनोट करता है? ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है? देखिए, ये आपके पास एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये किसका है? ब्रॉन्स्टेड जेरम इक्वेशन। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड जेरम इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन होता है ब्रॉन्स्टेड जेरम। तो मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा, आप ब्रॉन्स्टेड जेरम इक्वेशन पढ़िए, आप डुहेम मर्गलस इक्वेशन पढ़िए, आप ये डिबाई हुकेल ऑनसेगर इक्वेशन पढ़िए। ठीक है, ये वाला शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये तीन आपको डेफिनेटली देख कर जाना है, मे बी क्योंकि नेक्स्ट ईयर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन एक और बात भी आपको बता देता हूँ कि ये सेम क्वेश्चन कई बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये PYQ है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, और कई बार वो क्वेश्चन पूछ दिया है कि वो जो डी मीटर, ये जो था वैन डी मीटर इक्वेशन। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ दिया है। कहाँ गया ये वैन डी मीटर इक्वेशन, है ना, ये वाला भी कई बार पूछ दिया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है और इन इक्वेशंस को भी आपको देखना है। ये जेरम ब्रॉन्स्टेड जेरम इक्वेशन, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड जेरम इक्वेशन और डुहेम मार्गलस इक्वेशन, इल्कोविक इक्वेशन और डिबाई हुकेल ऑनसेगर थ्योरी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही तक रहेगा, फिर मुलाकात होगा आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।